चलो इधर ध्यान दो, हाफ रिंग हो गया था ना, राइट हेडिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क। ध्यान से देखना बेटा, इधर ये डिस्क है हमारे सामने, बातें नहीं बिल्कुल भी। दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये पूरा ऐसे मटेरियल है, ठीक है। हमें इस हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। डेफिनेटली पहले की तरह ये सेंटर ऑफ मास इस सिमेट्री एक्सिस पर ही लाई करेगा। जब भी तुम्हें दिखा कि एक बॉडी है, देयर इज अ पर्टिकुलर एक्सिस अबाउट विच, इधर हो जा बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज आइडेंटिकल, व्हाट इट इज, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो फिर सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पर लाई करेगा। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास इस वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, है ना। मान लो इस आधी डिस्क का मास m है और रेडियस r है, तो इसका एरिया पाई r स्क्वायर बाई 2, तो मास कितना है m, यूनिट एरिया, तो मास कितना हो गया m अपॉन पाई r स्क्वायर बाई 2, दिस इज सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया। तार आएगी आपके सामने, रिंग आएगी, अब बात करोगे लीनियर मास डेंसिटी। प्लेट आएगी इस तरह की, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, डिस्क हो, आप बात करोगे मास पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम आएगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, सिग्मा आ गया। अब इसके y कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का आएगा वो आएगा इंटीग्रल y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। जीवन बेटे यहां पे dm क्या होगा, ना ना ना, dm सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, व्हाट इज dm। हम अब इस डिस्क को एलिमेंट्री पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, इस डिस्क को हम एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ेंगे। वो एलिमेंट्री पार्ट्स ऐसे होने चाहिए, उसी का मास है डीएम, कि आराम से इंटीग्रेशन हो सके उन मासेस का टू गेट द टोटल मास। यहां पे ये डीएम क्या है, एलिमेंट्री मास। तार के केस में वो एलिमेंट्री मास क्या था, पार्टिकल। डिस्क के केस में वो एलिमेंट्री मास होगा रिंग। ये डिस्क तुम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग फिट करते चले जाओ, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेडियस की, तो फिर डिस्क नहीं बन जाएगी। रिंग के ऊपर आप रिंग फिट करते जाओ बिना किसी गैप के। तो डिस्क के केस में हमेशा याद रखना, एलिमेंट्री पार्ट विल बी रिंग्स, पतली पतली रिंग। तो इमेजिन करो एक आर, स्मॉल आर रेडियस की और बहुत ही जरा सी थिकनेस डी आर की ये रिंग इमेजिन करो। तो ये हमेशा याद रखना, डिस्क के केस में एलिमेंट्री पार्ट्स विल बी एलिमेंट्री रिंग्स। इस रिंग का रेडियस है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, और इस रिंग की थिकनेस है डी आर, ठीक। y की वैल्यू फिर क्या होगी यहां पे गौरांग, y क्या होता है, उस एलिमेंट्री पार्ट, ये जो एलिमेंट्री मास dm है, इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो अगर यहां पे dm इस रिंग का मास है तो y क्या होना चाहिए, यहां पे y क्या होना चाहिए, y होना चाहिए 2r बाई पाई। एक अगर आधी रिंग है स्मॉल r रेडियस की, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, 2r बाई पाई पर। मालूम है ये कोई हम नई चीज नहीं कर रहे हैं। मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाई पाई पर। मैं तुमसे कहूं बेटे ये 3 रिंग है, ऐसे ये 3 रिंग है इस तरह से, इन तीनों रिंग का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे है बताओ, क्या करोगे, m1 इंटू वाई वन प्लस m2 इंटू वाई टू प्लस m3 इंटू वाई थ्री अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, वही करोगे ना। तो यहां पे मैं वही कर रहा हूं, बस फर्क इतना है कि इस केस में रिंग्स इनफाइनाइट हैं, 0 रेडियस से लेके कैपिटल आर रेडियस तक। सबसे लास्ट वाली रिंग ये आएगी जिसका रेडियस होगा कैपिटल आर के बराबर, ये सबसे लास्ट वाली रिंग आएगी। मैं वही काम तो कर रहा हूं, m1 ये क्या है, m1 y1 ही तो है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस कर रहे थे तो भाई प्लस ही तो कर रहा हूं। इंटीग्रेशन क्या होता है, एडिशन ही तो होता है। नीचे आप लिख रहे थे m1 प्लस m2, वही तो कर रहे हैं, बस वहां पे मासेस फाइनाइट थे। इसका मास था m1, इसका मास था m2, इसका मास था m3। तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 y1, y1 की जगह क्या आएगा 2r1 बाई पाई, y2 की जगह पे क्या आएगा 2r2 बाई पाई। y1 y2 क्या है, इनके सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट ना।
वहां पे 3 रिंग ली हैं, यहां पे इनफाइनाइट रिंग्स हैं। सो y की वैल्यू क्या रखेंगे, इस रिंग जिसका मास dm है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। dm को क्या लिखेंगे हम, dm को मैं लिखूंगा सिग्मा टाइम्स इसका एरिया, दैट इज पाई आर डी आर। ये होगा, इस रिंग का एरिया बोलो कितना है, पाई आर डी आर। रिंग को निकाल लो बाहर, सीधा कर दो, एक स्ट्रिप नहीं बन जाएगी रेक्टेंगुलर। लेंथ क्या होगी उसकी, पाई आर। थिकनेस क्या होगी उसकी, डी आर। तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ। ये बता चुका हूं मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाते वक्त। एक एलिमेंट्री रिंग का एरिया लेते थे 2 पाई एक्स डी एक्स, सब बताया हुआ है मैंने आपको, क्योंकि वी नो दैट ये सब आगे काम आना है। वो आप रिवाइज नहीं करते, भूल जाते हो। 2 पाई एक्स डी एक्स, वो 2 पाई एक्स डी एक्स था, ये आधी रिंग है इसलिए पाई एक्स डी एक्स, पाई आर डी आर। ये रिंग का मास, सॉरी एरिया आ गया, एरिया इंटू सिग्मा। भाई यूनिट एरिया तो मास क्या है, सिग्मा। इतना एरिया तो मास क्या है, सिग्मा इंटू दिस एरिया। बस ये डीएम की वैल्यू रखो यहाँ पे, y की वैल्यू रखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन करो, आंसर आएगा। करो आंसर, बताओ मुझे क्या आ रहा है। तरनप्रीत बेटे वीडियो कैमरा ऑन कर। करो करो जल्दी करो। हाँ जी, क्या आंसर आया, 4r/3 पाई, यही आएगा 4r/3 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन आप प्रॉपर करो इसको। ये वाई सी कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऊपर क्या आएगा, y की वैल्यू 2r/पाई, dm की वैल्यू सिग्मा इंटू पाई आर डी आर। नीचे ये इंटीग्रल dm की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू पाई आर डी आर। ये इंटीग्रेशन कब है बेटे, अलग अलग रहेंगे ऐसे। तुमने इकट्ठा सिंबल ऐसे लगा दिया तो मतलब ही बदल जाएगा उसका पूरा। ओके ना, यहाँ से जो कॉन्स्टेंट्स है उन्हें आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टेंट्स वो चाहे बाहर हो अंदर हो, कैंसिल कर दो उन्हें। ऊपर ये 2 और पाई कांस्टेंट है, उन्हें बाहर करो। सात्विक इधर ध्यान दे बेटे, तो ये आ जाएगा 2/पाई। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है, आर और आर, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, r³/3 आ जाएगा। नीचे क्या आ रहा है, आर डी आर का इंटीग्रेशन r²/2। स्मॉल आर पे लिमिट्स कहां से कहां तक आएंगी, 0 से कैपिटल आर। ये स्मॉल आर पे लिमिट संप्रीत बेटे हमें बता रही है कि ये जो रिंग्स हैं ये शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां हो रही है। मान लो, मेरी बात 1 मिनट सुनना ध्यान से। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें, मैंने कहा कि इस तरह की एक डिस्क है, ऐसी एक डिस्क है लाइक दिस, जिसका इनर रेडियस है r1, जिसका आउटर रेडियस है r2। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है बताओ। तो फिर बस तुम्हें यहाँ पे लिमिट्स बदल देनी है। अब जो तुम एलिमेंट्री रिंग मान रहे थे स्मॉल आर रेडियस की, वो सबसे पहले शुरू कहां की होगी, r1। सो अब स्मॉल आर पे लिमिट्स बस बदल जाएंगी, r1 से लेके r2 तक। दैट्स ऑल, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सो एनीवेज इसको सॉल्व करो अब। ये आ जाएगा 4r/3 पाई। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। आधी डिस्क का सेंटर ऑफ मास सिमेट्री एक्सिस पे लाई करता है, और इस सेंटर से यहां से 4r/3 पाई ऊपर। ओके, नोट कर लो इसको। और वो क्वेश्चन भी नोट कर लेना कि अगर वैसा क्वेश्चन आया तो बस आप लिमिट्स बदलोगे r1 से r2 तक। ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। Now write center of mass of half shell. Center of mass of half shell. अब ये हमारे पास ऐसे हाफ शेल है इस तरीके से, इसका मास m है, रेडियस r। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेमी स्फेरिकल शेल। ये हमारे सामने टेबल टेनिस वाली बॉल आधी कट करी हुई है हमने, प्लास्टिक बॉल हॉलो आधी कट करी है। हॉलो है ये, अंदर से एरिया, अंदर एयर है, खाली सरफेस है। इस केस में भी हम बात करेंगे मास पर यूनिट एरिया की, और वो आएगा m/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे शेल का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आधे का एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक,
गविष्ट ये 4 पाई आर स्क्वायर कहां से आता है? हाउ वी गेट द एरिया ऑफ दिस शेल एज 4 पाई आर स्क्वायर, कैसे आया ये बताओ? हाँ, किस तरह से आया 4 पाई आर स्क्वायर? एक सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम कैसे आया 4/3 पाई आर क्यूब? ये सरफेस एरिया आता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, याद है? आधा है तो इसलिए मैं 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया ये, कोई बताएगा? हाउ वी गेट दिस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर? लक्ष्य, बातें नहीं बेटे, बताओगे? चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो समझ गए तो ये भी समझ जाओगे, खास कुछ नहीं है। तो एक बार देखते हैं कि ये अगर हमारे पास ये पूरा सरफेस है, शेल है ये मेरे पास, इस शेल का रेडियस आर है, तो इसका एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर। वो कैसे आया? ठीक, इमेजिन करो यहां से थीटा एंगल पर हम गए, ये एंगल हमने थीटा लिया, हल्का सा ये पार्ट कंसीडर किया, दिस इज एंगल डी थीटा। ठीक, आप ये रेडियस आर थी, आप ऐसे गए, रेडियस आर ही है, थीटा एंगल पर गए। अब थीटा एंगल पर यहां पर इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे इस तरीके से, तो इस हेमिस्फेरिकल के सरफेस पे एक रिंग ट्रेस होगी। मैं ऐसा मान सकता हूं, जैसे अभी पीछे डिस्क आई थी, डिस्क को मैं मान सकता था रिंग्स के ऊपर रिंग्स के ऊपर रिंग्स फिट करते गए तो डिस्क बन गई थी। ये भी तो रिंग्स की हेल्प से बना सकते हैं। आप इमेजिन करो, ये अगर आपके पास एक हॉलो स्फेयर है, आप इस हॉलो स्फेयर में सबसे बड़ी रिंग ये मान सकते हो, ये सबसे बड़ी वाली रिंग मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? पीछे की साइड भी होगी ये रिंग। इस रिंग का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर, इसका रेडियस तो कैपिटल आर ही होगा ना, 2 पाई कैपिटल आर, और जो भी इसकी थिकनेस है। इसके ऊपर आप एक और रिंग ऐसे बना लो, ये वाली रिंग, ये वाली रिंग का रेडियस थोड़ा सा कम होगा, इसके ऊपर आप एक और रिंग बना लो ऐसे, इस तरीके से। इस तरीके से रिंग्स बनाते, ये पीछे की साइड भी जा रही है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं। इस तरीके से ग्रेजुअली जाते 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 टॉप पे आके ये रेडियस किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो सारा सरफेस एरिया नहीं, अगर मैं इन सारी रिंग्स के एरिया जोड़ दूं तो मुझे पूरे सरफेस का एरिया नहीं मिल जाएगा इस शेल के? तो वही काम मैं करने जा रहा हूं। मैं इस तरह की रिंग्स बनाऊंगा, उस रिंग का एरिया कैलकुलेट करूंगा, और उस तरह के वो सारे एरिया को एड अप कर दूंगा। इस बारी जो मैं इंटीग्रेशन करूंगा वो किसका करूंगा? एरिया। मैंने तुम लोग को पहले भी सिखाया था, जब भी इंटीग्रेशन हो रहा है फिजिक्स में एटलीस्ट, तुम चेक करो भाई साहब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। व्हेन आई एम राइटिंग इंटीग्रल वी डी टी, तो इसका मतलब तुम छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ रहे हो। तो ये तुम्हें क्या दे देगा? इंटीग्रेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा ये। व्हेन यू आर राइटिंग इंटीग्रल ए डी टी, ये छोटा सा वेलोसिटी का चेंज है, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें देगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी। हमने देखा इंटीग्रल एफ डी टी, ये जरा सा इंपल्स था, छोटे से टाइम dt में आया इंपल्स, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें देगा टोटल इंपल्स, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम की ओर लेके जाएगा। यहां अभी तुमने किया इंटीग्रल वाई डी एम, ये एज सच मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा, ये मुझे बस मास और वाई कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट्स का समेशन दे रहा है। मासेस प्रॉपर थे m1 m2, तो समेशन हो रहा था m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3। अब वही हो रहा है, m1 y1 प्लस m2, वही हो रहा है काम। मतलब ऐसे चाहिए कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिली मेरे को, इंटीग्रेशन कहा गया मास और वाई कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करो, मैंने कर दिया। एज सच कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है। इस बार इस केस में मैं इंटीग्रेशन करूंगा dA का, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, वो आप करोगे। फिर इंटीग्रेशन करूंगा dA का, मेरे को क्या चाहिए? एरिया। किसका एरिया? इस पूरे स्फेयर का, शेल का। तो मैं छोटे छोटे एरियाज को ऐड करूंगा, और वो छोटे छोटे एरिया कैसी होंगी? ऐसी एलिमेंट्री रिंग्स। तो उसी तरह की मैंने यहां पे एक एलिमेंट्री रिंग बना दी ऐसे, ये एलिमेंट्री रिंग बनाई, इसका बैक साइड मैं दिखा नहीं रहा, या ऐसे एक सिंगल डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दो आप इसका बैक साइड। ये आ गई रिंग। पारस, इसकी रेडियस कितनी है रिंग की? इस रिंग की रेडियस क्या है? ये रहा इसका सेंटर, इस रिंग का सेंटर इस सेंटर से कितने हाइट पर है? हाइट क्या है? चाहिए नहीं, फिर भी बताओ। इस रिंग का सेंटर
ये शेल के सेंटर से, यार ये हाइट बता देना कितना टाइम लग रहा है, आर साइन थीटा। ये हाइट भाई साहब कितनी है, आर साइन थीटा। अनुष्का बेटे इस रिंग का रेडियस कितना है, आर कॉस थीटा। इस रिंग का रेडियस इतना नहीं होगा, ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा। ये रेक्टेंगल बन रहा है भाई, इस रेक्टेंगल का बेस क्या है, आर कॉस थीटा, हाइट क्या है, आर साइन थीटा। इस रिंग का रेडियस क्या आ रहा है, आर कॉस थीटा, है ना। इस रिंग की थिकनेस कितनी है, रिंग की थिकनेस कर्व्ड है, आर डी थीटा। इस रिंग की थिकनेस, ये वाली थिकनेस है, ये स्लांट थिकनेस, स्लांट। ये रिंग थोड़ी सी टिल्टेड नहीं होगी ऐसे, इमेजिन करो ना, आप इमेजिन करो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी प्लास्टिक की बॉल, जो ये वाली रिंग होगी, ये वाली, ये रिंग की थिकनेस एकदम वर्टिकल सी होगी। जैसे जैसे आगे जाओगे रिंग ऐसे स्लांट हो रही होगी ना। यहाँ पे जो तुम रिंग कंसीडर, इमेजिन करो आप प्लास्टिक बॉल पे तुम एक रिंग बनाओ, ठीक है, तो वो रिंग ऐसी स्लांटेड सी नहीं होगी। थिकनेस कितनी होगी इसकी, आर डी थीटा। ये थिकनेस जो नॉर्मली लेते हो यार तुम, ये तुम कहते हो सर्कल है, सर्कल में ये आर दूर, ये थिकनेस कितनी लेते हो, आर डी थीटा नहीं लेते थिकनेस, डी थीटा इज डी एल अपॉन आर, वही थिकनेस तो ले रहा हूं मैं। ये पूरी रिंग जो तुमने बनाई है, इस पूरी रिंग की थिकनेस है आर डी थीटा। रेडियस कितना है इसका, आर कॉस थीटा। तो इसका एरिया क्या हुआ, इसका एरिया हुआ 2 पाई, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स टाइप का, बट यहां पे एक्स डी एक्स वो थोड़ा फर्क है। रेडियस यहां पे क्या आ रहा है, आर कॉस थीटा। थिकनेस कितना आ रहा है, आर डी थीटा। ये थिकनेस है। ये प्लीज याद रखना, जब तुम आधे शेल का या पूरे शेल का एरिया निकाल रहे हो, उसे मैं एलिमेंट्री रिंग्स में तोड़ रहा हूं, और उन एलिमेंट्री रिंग्स की थिकनेस है आर डी थीटा, आर डी थीटा थिकनेस है उनकी। बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। पूरा स्फेयर है तो थीटा जाएगा -π/2 से +π/2, आधा है तो 0 से π/2। भाई यहां वाली रिंग जो बनेगी यहां पे, उसके लिए थीटा 0 आएगा। सबसे टॉप वाले के लिए थीटा 0 डिग्री आ जाए, सॉरी 90 डिग्री आ जाएगा। सो आधा लेना है तो इंटीग्रेशन 0 से 90 तक करो, पूरा लेना है तो इंटीग्रेशन -90 से +90 करो, आंसर आ जाएगा। यहां से क्या आएगा देखो, 2 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, आर और आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा। मान लो मैं आधा एरिया ले रहा था, तो 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये आएगा साइन π/2 माइनस साइन 0, 1 बन जाएगा। सो आधे शेल का सरफेस एरिया कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर, तो बोल दो पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तरीका है आधे शेल का। ये जरूरी बातें ध्यान रखो, जनरल एंगल थीटा पे हमने रिंग, अपने आप डायग्राम बनाओ, अपना दिमाग चलाओ। वो रिंग का सरफेस हल्का सा टिल्टेड है ऐसे, रिंग की थिकनेस आर डी थीटा आ रही है। हमें आदत पड़ी होती है 2 पाई एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स आदत पड़ी होती है, इधर एक्स तो उधर डी एक्स, वो यहां नहीं हो रहा। यहाँ पे रेडियस आ रही है आर कॉस थीटा, थिकनेस आ रही है आर डी थीटा। ओके, नोट करो पहले इसको साइड में, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये याद रहना चाहिए, कल को कहीं भी सामने आएगा, यू शुड बी एबल टू आंसर। जो जनरल रिंग आपने ली है उसकी रेडियस आर कॉस थीटा है, वो एंगल मैं उधर वर्टिकल से ले लेता तो आर साइन थीटा हो जाता रेडियस उसका, ठीक है। और थिकनेस आर डी थीटा, थिकनेस क्योंकि इसकी स्लांट है। आप ये मत बोलना 2 पाई आर डी आर की रेडियस आर कॉस थीटा है तो उसको डी ऑफ आर कॉस थीटा कर दो, बात है नहीं बेटे गवेस्ट। ध्यान रखना इस चीज का, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा किया है। नॉर्मली क्या होता है, व्हेन वी गो लाइक दिस, एक्स हम लिखते हैं dx, dx का मतलब होता है ये x में हल्का सा चेंज। व्हेन आई राइट x एंड व्हेन आई राइट dx, dx का मतलब क्या है, x में हल्का सा चेंज। अगर ये हमारे पास डिस्क थी ऐसे, दिस वाज डिस्क, डिस्क के केस में तुमने ऐसे एक एलिमेंट्री रिंग बनाई, ऐसी x रेडियस और dx थिकनेस। गौर करो यहाँ पे रिंग का रेडियस x और उसकी थिकनेस dx एक ही लाइन के अलॉन्ग है, इसीलिए यहां पे तुमने बोल दिया कि इस रिंग का एरिया क्या है, 2 पाई x इंटू डी एक्स। ये सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि x वाले डायरेक्शन में ही थिकनेस थी dx। लेकिन यहां पे थोड़ा फर्क है, यहां पे क्या हो रहा है, इस जगह पे वो जो रिंग है वो ऐसी बन रही है, इस तरह की रिंग है वो,
जो शेल के सरफेस पे बन रही है, इस तरह की रिंग है। पीछे वाला साइड में एक ही दिखा रहा हूं। यहां पे रेडियस ये है, दिस इज आर कॉस थीटा, और थिकनेस ये है। तुम जब लिखोगे ना डी ऑफ आर कॉस थीटा, मान लो तुमने यही दिमाग लगा दिया, तुमने कहा सर रिंग का एरिया तो आपने सिखाया है 2πx dx, यहां पे x क्या है, आर कॉस थीटा, तो तुमने dx को बोल दिया डी ऑफ आर कॉस थीटा। वो dx फिर इस डायरेक्शन वाली थिकनेस देगा, इस डायरेक्शन वाली, वो रिंग की थिकनेस छोड़ना है। यहां फर्क है, इस केस में और उस केस में फर्क है। वहां यहां पे x और x के डायरेक्शन में ही थिकनेस है dx, सो 2πx dx। वहां पे देखो रेडियस का डायरेक्शन देखो और थिकनेस का डायरेक्शन देखो, दे आर डिफरेंट। यहां पे ये थिकनेस जो आ रही है ना, ये जो थिकनेस आ रही है, ये थिकनेस कर्व्ड लेंथ है, बिल्कुल आर डी थीटा है थिकनेस। जैसे एक सर्कल पे एक छोटी सी आर्क बनाते हो आप, तो ये आर्क की तरह है आर डी थीटा। ओके, इसलिए यहां पे फर्क है, ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं। आदत हमें पड़ी होती है 2πr 2πx dx, हम कहते हैं अच्छा x की वैल्यू आर कॉस थीटा है तो dx को डी ऑफ आर कॉस थीटा कर दो। कर देते हैं बच्चे इस तरह से मिस्टेक। आप समझो, इस तरह से इस लेवल पे आके जो मिस्टेक कर रहा है वो भी मतलब कुछ कम से कम उसे इतना तो आता है कि यार ये x था तो ये d ऑफ x है। ठीक है, हो गई गलती, वो ध्यान रखो आप, x के डायरेक्शन में नहीं है। क्लियर है एकदम। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, हमें इस आधे शेल का सेंटर ऑफ मास चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, m1y1 प्लस m2y2 यानी इंटीग्रल y dm y। इस बारी dm क्या होगा, व्हाट विल बी dm, उस एलिमेंट्री रिंग का मास। इस शेल को उस तरह के एलिमेंट्री रिंग्स में तोड़ो। इस बारी मुझे एरियाज ऐड नहीं करने, इस बार मुझे क्या ऐड करना है, न्यूमरेटर में इंटीग्रल y dm, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, इंटीग्रल dm। करो, लगाओ दिमाग अपना, सेंटर ऑफ मास ढूंढ के दिखाओ हाफ शेल का, कोशिश करो। नहीं, 2r/π तो रिंग का होता है, मैं वहां पहुंच नहीं रहा तेरी पिटाई करने के लिए। करो सॉल्व। भाई अब मुझे इस आधे शेल का सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, ये तो मुझे पता ही है कि भाई ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, आई नो दैट सिमेट्री एक्सिस है, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm। सात्विक बेटे dm यहां पे क्या होगा, उस एलिमेंट्री रिंग, शेल के केस में एलिमेंट्री पार्ट कैसे आते हैं, रिंग। डिस्क के केस में भी एलिमेंट्री पार्ट कैसे आते हैं, रिंग। वहां डिस्क वाली रिंग थोड़ी इजी होती है 2πx dx एरिया वाली, यहां वाली रिंग थोड़ी अजीब होती है, 2π रेडियस अलग, थिकनेस आर डी थीटा। अब वो रेडियस मैं बोल नहीं रहा, तुम थीटा एंगल पता नहीं कहां से ले रहे हो, हॉरिजॉन्टल से ले रहे हो तो आर कॉस थीटा। ठीक, तो अब यहां पे dm होगा उस एलिमेंट्री रिंग का मास, y होगा उस एलिमेंट्री रिंग के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो फिर से जरा आप एक बार एलिमेंट्री रिंग ये बना लो, ये एलिमेंट्री रिंग हमने बना ली ऐसे। ये एलिमेंट्री रिंग यहां से कितने एंगल पर है, यहां से थीटा एंगल पर है। उसकी थिकनेस कितना एंगल बना रही है, डी थीटा, वो मैं दिखा नहीं रहा। ये रेडियस आर है, तो फिर ये जो रिंग बन रही है ये उस रिंग का बैक साइड है। इस रिंग का ये रेडियस कितना आ रहा होगा, आर कॉस थीटा। और रिंग का बेटे अनुष्का ये जो सेंटर है, इसका y कोऑर्डिनेट बेटे क्या आ रहा होगा, आर साइन थीटा। अब तो ये पूरी रिंग है, अब 2r/π तेरा आ रहा है, अब तो ये पूरी रिंग है भाई। पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, उसके मिडिल में, यूनिफॉर्म रिंग है ये, मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना पूरे शेल का, है ना। तो ये अगर यूनिफॉर्म रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा। तो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या आएगी, r साइन थीटा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, y यानी इस एलिमेंट्री मास के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। ये रिंग का सेंटर ये रहा भाई, इसका y कोऑर्डिनेट है r साइन थीटा। dm इसका मास है, दैट इज सिग्मा इंटू डी, और डी अभी लिखा था क्या, 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा। नीचे भी आएगा dm, वो क्या आएगा, इंटीग्रल 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा। वैसे चाहो तो आप, एक मिनट सुनना मेरी बात, नीचे वाले इंटीग्रेशन को छोड़ दो, और यार dm 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 जुड़ के क्या आएगा, टोटल मास। नीचे तो आप सीधे कैपिटल M लिख सकते हो, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही चलो, एक सिग्मा छूट गया यहाँ पे।
इंटू सिग्मा ना, ये तो एरिया था ना। ठीक, ऐसे भी ठीक है क्योंकि काफी नीचे ऊपर टर्म कैंसिल हो जाते हैं कॉन्स्टेंट्स वाले, जैसे सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो गया, ये 2 पाई आर, कॉन्स्टेंट्स कैंसिल करना, वेरिएबल को मत उड़ा देना। कॉस थीटा को देखो मैं कट नहीं कर रहा हूं, थीटा वेरिएबल है, थीटा यहाँ पे 0 से 90 तक, वेरिएबल्स को कट नहीं करना है ऐसे, ओनली कॉन्स्टेंट्स यू कैन कैंसिल अप एंड डाउन। ऊपर क्या, अच्छा एक आर भी कैंसिल और हो रहा है, ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा और आर, आर को तो बाहर करो, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये आर बाय 2 कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ रहा है इंटीग्रेशन में, कॉस थीटा डी थीटा आ रहा है। किसी को डाउट है तो बता दो। यहां पे ये था ना साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, और वो जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा था उसको साइन 2 थीटा लिख दिया। ठीक, आगे आओ अब, आर बाय 2, प्रतुल बेटे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, यही गड़बड़ है बस यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मैं ना क्लास में खड़ा रखा करो तुम लोगों को, जो चीज पहले आ चुकी है, साइन के थीटा का डिफरेंशिएशन के टाइम्स कॉस के थीटा, इंटीग्रेशन -1 अपॉन के टाइम्स कॉस के थीटा, -1 अपॉन के, -1 अपॉन 2, प्लीज बेटे ये याद रहे, -1 अपॉन 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा, मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, याद रहना चाहिए, साइन ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा का इंटीग्रेशन -1 अपॉन के टाइम्स कॉस के थीटा। अब नहीं भूलना दोबारा, नीचे सिंपल है कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा आ गया। ठीक, थीटा पे लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, फाइन, इधर लिख लेते हैं, इसके बाद इतना नोट कर लो आप, तो ये y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आ गया, वो 1/2 को बाहर करो, -r/4, थीटा की फाइनल वैल्यू रखो तो cos 2 टाइम्स π/2 माइनस cos 0 आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे तो sin π/2 माइनस साइन 0 1 बन जाएगा, ऊपर बचेगा -r/4, cos पाई होगा -1, 0 भी cos 0 भी 1, -1 -1 -2, माइनस माइनस कैंसल, ये आ गया r/2। सो आधे शेल का सेंटर ऑफ मास आ रहा है एट r/2। ठीक है, ये सब रिजल्ट याद होने चाहिए, आधी रिंग, आधा शेल, आधा स्फेयर। ठीक है, आधे स्फेयर का सेंटर ऑफ मास आपका होमवर्क है, ढूंढ के मुझे कल बताना, परसों बताना, कल मत आ जाना ब्रह्मेर, परसों बताना। आधे स्फेयर, क्रिकेट बॉल आधी कट, आधी सॉलिड, हेमीस्फेयर बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे हेमीस्फेरिकल शेल तो वो हॉलो है, अगर बोलेंगे हेमीस्फेयर तो मतलब वो सॉलिड है। ठीक है, नोट कर लो इसको और हेडिंग लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेयर। ये आप करोगे अपने आप ट्राई, मैं आंसर बता दे रहा हूं कहां पे आता है इसका सेंटर ऑफ मास, और ये भी चेक करना कि स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब कैसे आता है। जैसे आज मैंने आपको सिखाया शेल का वॉल्यूम सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, अब तुम दिमाग लगाना सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब कैसे आता है। ठीक है, नाउ इधर देखना ध्यान से, ये हमारे सामने आई थी हाफ रिंग, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे आया, दिस डिस्टेंस वाज व्हाट 2r/पाई, ये आधी रिंग थी। फिर आई हमारे सामने हाफ डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास भी ऐसे सिमेट्री एक्सिस पर, ये हाफ डिस्क है, ये डिस्टेंस क्या आई 4r/3 पाई। देन हमारे सामने आया आधा शेल, ऐसे सारे r रेडियस के हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आया r/2 पर, ये आधा शेल था। अगर हमारे पास ये आधी सॉलिड क्रिकेट बॉल है ऐसे
हेमीस्फेयर, ये आधा स्फेयर है, मैं हेमी नहीं लिख रहा, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा 3r/8। ये आप ट्राई करके देखना एक बारी, ये 3r/8 कैसे आया। ठीक है, अगर हमारे पास है ऐसे हॉलो कोन, ऐसे ये हॉलो कोन है, हॉलो कोन की टोटल हाइट है कैपिटल एच, इट्स टोटल हाइट इज कैपिटल एच, ये वाली हाइट, तो इसका सेंटर ऑफ मास आता है बेस से h/3 हाइट पर, हॉलो कोन अगर है। और यही अगर सॉलिड कोन है हमारे पास इस तरीके से, ये सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन के केस में ये जो सेंटर ऑफ मास, ये टोटल हाइट इसकी h है, इसका सेंटर ऑफ मास आता है बेस से h/4 पर, हॉलो कोन का h/3 पर, सॉलिड कोन का h/4। हॉलो और सॉलिड कोन भी मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, फिलहाल इस स्फेयर वाला तो आप डिराइव करके मुझे दिखाना परसों। 3r, ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, नोट कर लो एक बार, फिर से डायग्राम्स बनाओ सारे, ताकि ये डायग्राम देख के आपको याद रहे सबके सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस। 2r/π, 4r/3π, r/2, 3r/8, h/3, h/4, ठीक, याद रहने चाहिए। बातें नहीं बेटे, ओके बेटे, ये याद रहना चाहिए, मैं टाइम इसीलिए दे रहा हूं सो दैट दिमाग में बिठाओ इसको, ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। मान लो ये एक क्वेश्चन है, ऐसे हाफ रिंग है ऐसे बेटे, रेडियस आर का, और ये तार भी आ गई। गौर से देखना है क्वेश्चन, सिर्फ आधी रिंग होती, मैं बोलता इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, 2r/π पर, लेकिन अब ये तार भी है और सेम मटेरियल के बनी है दोनों तारें, तो अब इस दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा तो पक्का y एक्सिस पे। क्यों, इसका सेंटर ऑफ मास भी ये रहा और आधी रिंग का भी ये रहा, तो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास भी यहीं कहीं होगा, और फॉर्मूला वही लगाएंगे, m1y1 + m2y2 / m1 + m2। लगाओ, बताओ, इस आधी रिंग और ये जो डायामीटर के अलोंग एक और वायर मैंने लगा दी। नाउ व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ CUM फॉर दिस होल सिस्टम, फॉर दिस कंप्लीट वायर, डायामीटर भी आ गया नीचे। सिर्फ रिंग होती बेटे तो सेंटर ऑफ मास आता अनंत 2r/π पर, सिर्फ रिंग होती तो। अब डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास नीचे उतरेगा थोड़ा, क्योंकि नीचे भी मास आ गया ना, एक नीचे भी मास आ गया, तो सेंटर ऑफ मास अब पक्का 2r/π से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, होगा ना। कहां पे, जरा सोच के बताओ, लगाओ दिमाग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आराम से करेंगे हम। फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ COM for half ring and straight wire, y coordinate of COM of half ring and straight wire made of same material as shown, made of same material as shown। दोनों तारें सेम मटेरियल की बनी है, तो तुम यहां पे कह सकते हो मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जो वो फॉर्मूला है ना m1y1 + m2y2, वहां पे एक m1 हो जाएगा लैम्डा इंटू 2r, एक m2 क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू πr, एक की लेंथ क्या है πr, दूसरे की लेंथ क्या है 2r। करो सॉल्व, टू आर अपॉन पाई प्लस 2, 2r अपॉन पाई प्लस 2, क्या लिखेंगे हम, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, बातें नहीं m1y1 + m2y2 अपॉन m1 + m2, ये लिखा हमने, ठीक। m1 इस तार का मास ले लेते हैं, m2 इस रिंग का मास ले लेते हैं। m1 कितना होगा लैम्डा टाइम्स 2r, और y1 0 है, यहां पे मैं ओरिजिन मान रहा हूं 0,0, ये सेंटर ऑफ मास क्या है अपना 0,2r/π है,
तो x कोऑर्डिनेट तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, इसका भी 0 इसका भी 0, तो पूरे सिस्टम का ही 0 होगा। x कोऑर्डिनेट तो चाहिए नहीं हमें, y कोऑर्डिनेट ही चाहिए। सो m1 हो गया लैम्डा इंटू 2r, m2 कितना हो गया लैम्डा इंटू पाई r, और y2 कितना है 2r बाय पाई, अपॉन m1 कितना है लैम्डा इंटू 2r, m2 कितना है लैम्डा इंटू पाई r। बस सॉल्व कर लो इसको, लैम्डा तो कैंसिल ही हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ से, ठीक है। लैम्डा तो थ्रू आउट सेम है ना, तो कैंसिल ही हो रहा है। सो आंसर आ रहा है क्या 2r अपॉन पाई प्लस 2। ये जिनसे भी नहीं होता पूरा सॉल्व, घर पे जाके इन्हीं को दोबारा काम को किया करो, फिर से सॉल्व इसको। अभी सुनो मेरी एक और बात, नोट कर लो इसको। नाउ लिसन, इस केस में क्या हो रहा है, देखो लैम्डा कैंसिल हो रहा है, तो अगर ये पूरा मटेरियल एक ऐसी तार का बना है जिसका लैम्डा हर जगह सेम है, देखो लैम्डा वेरिएबल हुआ, फिर आप ऐसे ही चलना। मान लो मैं क्वेश्चन अच्छा बदल देता, सिद्धार्थ बताएगा, मैं कहता ये तार और ये तार मटेरियल तो सेम है, लेकिन ये वाली तार की रेडियस डबल है। ये वाली तार भी स्टील की बनी है, ये वाली तार भी स्टील की बनी है, बट अगर मैंने कहा बेटे कि ये वाली तार जो है इसका रेडियस दुगना है, फिर क्या करते, ये वाली तार मोटी है स्टील की लेकिन मोटी है, अब बोलो क्या करते, अब तो लैम्डा सेम ना होता ना। तुम सोचो इस तार की यूनिट लेंथ और उस तार की यूनिट लेंथ सेम मास तो नहीं होगा ना, ये तो मोटी है, मोटी है तो ये पक्की बात है भारी होगी, है ना। कितना भारी, अगर इस तार के लिए लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, तो इस तार के लिए लीनियर मास डेंसिटी कितनी आएगी, कौन बताएगा। अगर तार को मैंने दुगने रेडियस का कर दिया, लेकिन स्टील की बनी है दोनों, क्या चीज सेम होगी अनुष्का बेटे, इस तार और इस तार के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी बच्चे, वॉल्यूम वाली डेंसिटी रो। देख स्टील का टुकड़ा है तुम्हारे पास, वो स्टील का टुकड़ा मोटा हो पतला हो तार हो प्लेट हो, यार वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम रहेगा स्टील का। स्टील मैंने आपसे कहा, स्टील को तुम किसी भी शेप में आप ढाल दो, उसको किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट कर दो, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम थोड़ा ना बदलेगा, वो तो स्टील है। मानते हो बात या नहीं, नहीं मानते सिद्धार्थ, नहीं। आयरन का क्यूब ले लो या आयरन की प्लेट ले लो, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो मास भी सेम ही होगा यार। डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी डेंसिटी है बट ये मास पर यूनिट लेंथ वाली है। तो अगर ये भी स्टील का बना है ये भी स्टील का बना है, तो वॉल्यूम वाली डेंसिटी सेम है। प्रभ मेहर, वॉल्यूम वाली डेंसिटी रो और लीनियर डेंसिटी लैम्डा रिलेशन क्या है इनमें। वॉल्यूम वाली डेंसिटी क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब, ये वाली डेंसिटी क्या होती है केजी पर मीटर। यानी अगर मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के हिसाब से भी सोचूं तेरे तरीके से ही, तो इसको मैं मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो बात बनेगी। तो इसलिए लैम्डा को लिख सकते हो तुम रो इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सब बातें तुम अपने आप भी सोच सकते हो, इतना दिमाग है। पढ़ाई ये नहीं होती हर चीज टीचर बताता जाए और आप उसको फैक्ट की तरह, अपना दिमाग भी चलाओ, खुद से दिमाग चलाओ यार। ये लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, ये रो मास पर यूनिट एरिया वॉल्यूम है, इनमें कनेक्ट तो होगा ही पक्का, ये कनेक्ट है। रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू लैम्डा। अब इस केस और इस केस में रो सेम है, इसकी रेडियस डबल है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो अगर इसका लैम्डा है रो इंटू एस, एस को मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया मान रहा हूं, तो इसका लैम्डा हो जाएगा रो इंटू 4s, यानी 4 लैम्डा। यानी इस वाली तार की यूनिट लेंथ का मास उस वाली तार की यूनिट लेंथ से 4 गुना ज्यादा होगा। रेडियस डबल तो एरिया 4 गुना हो गया ना, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाले एरिया की बात कर रहा हूं। ओके, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये खुद आनी चाहिए। कई आप में से टाइम ही नहीं है, इतना बिजी हो बेटा, पढ़ाई इतना सोचने का टाइम ही कहां है।
सामने जो लिखा है बस लिख दो, पढ़ाई ये नहीं है, आपको अपना दिमाग चलाना है उस पे, ठीक है। तो अगर तो क्वेश्चन ऐसा आया कि ये तार और ये तार सिमिलर नहीं है, मैं कह दूं मटेरियल ही अलग है, फिर तो लैम्डा भी फर्क कर जाएगा। मैंने मटेरियल सेम लिया बट ये तार मोटी ले ली, लैम्डा फर्क कर गया। तो अगर तो लैम्डा फर्क कर गया फिर तो इसी मेथड से जाओ। यहां पे M2 में ये लैम्डा को ये वाले लैम्डा को 4 टाइम्स कर देना। लेकिन अगर लैम्डा सेम है, अगर ये दोनों तारें और भी तार आ जाए, सेम मटेरियल की बनी है, सेम थिकनेस की है, एवरीथिंग सेम, फिर तुम देख रहे हो लैम्डा कैंसिल हो रहा है। तो फिर तुम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो L1 Y1 प्लस L2 Y2 अपॉन L1 प्लस L2। लैम्डा तो कैंसिल ही हो जाएगा। तुमने देखा यार ये सारी तारों तो सेम ही है, एक जैसी तो है तारे, सबका लैम्डा तो सेम ही है। तो लैम्डा तो देखो ना ऊपर नीचे कैंसिल, बच क्या रहा है L1 Y1, ये लेंथ ही तो थी, प्लस L2 Y2 अपॉन L1 प्लस L2, लैम्डा को गायब कर दो। अगर सेम है तो नहीं, तो फिर भाई ऐसे ही चलो। सो इफ लैम्डा या डेंसिटी इज सेम, कल को प्लेट वाले क्वेश्चन आएंगे, एक प्लेट इधर होगी एक प्लेट इधर, मैं आपसे कहूंगा यार ये दोनों प्लेटें ना सिमिलर मटेरियल की बनी है, तो उस केस में आप M1Y1 प्लस M2Y2 की जगह A1Y1 प्लस A2Y2, प्लेट्स हैं बेटा, अब एरिया आ गया। A1Y1 प्लेट में कौन सी लेंथ होती है, A1Y1 प्लस A2Y2 कर देना। फिर क्वेश्चन आएगा एक तरफ कोई सॉलिड स्फीयर है, एक तरफ कोई दूसरी सॉलिड बॉडी है, तुमने देखा दोनों की डेंसिटी तो सेम ही है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए लगा देना कौन सा फॉर्मूला, V1Y1 प्लस V2Y2। अब मास की जगह वॉल्यूम यूज कर लेना। समझ आ रही है बात, तो लिख लो इस चीज को। इफ वायर्स आर आइडेंटिकल, if wires are identical, we can use YC equals L1Y1 plus L2Y2 upon L1 plus L2. We can use YC equals L1Y1 plus L2Y2 upon L1 plus L2. आगे similarly, if we have different plates made of same material and thickness, made of same material and thickness, we can use YC equals A1Y1 plus A2Y2 upon A1 plus A2. आगे for spheres made of same material, for spheres या और भी कोई सॉलिड बॉडी, जरूरी नहीं है स्फेयर, सॉलिड कोन भी आ जाए, for spheres और सॉलिड बॉडीज, बल्कि ऐसे लिख लेते, for spheres or any solid bodies made of same material, we can use YC equals V1 Y1 प्लस V2 Y2 अपॉन V1 प्लस V2। मतलब वही है, कोई नई चीज नहीं है, मास की जगह लेंथ ले लो, एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो, अगर मटेरियल से, क्योंकि वो डेंसिटी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे फिर, इसलिए तुमको लगा नहीं इधर एक स्फेयर है स्टील का, इधर एक स्फेयर है आयरन का, फिर भाई मास के हिसाब से जाओ, फिर वो डेंसिटी वाले टर्म कैंसिल थोड़ा ना होंगे, फिर मास के हिसाब से चलो। सिद्धार्थ क्लियर है बेटे, क्या सीखा, सेम डेंसिटी के सिमिलर मटेरियल्स हैं, लेंथ वाइज ऑब्जेक्ट है, तारे हैं तो मास की जगह लेंथ ले लो, प्लेटें हैं, डिस्क है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, मास की जगह एरिया कर लो, डिफरेंट मटेरियल है फिर मास वाला फॉर्मूला ही लगाओ। ओके, ध्यान रखना ये चीज। नाउ राइट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, position of COM when some mass is removed from a system, position of COM when some mass is removed from a system। अब मान लो हमें कहता है ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मास है मान लो M1,
इस पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे था, ये पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास था COM ऑफ, क्या करते हो भाई डरा देते हो, COF देखो कैसे बन गया मेरे से, COM ऑफ फुल ऑब्जेक्ट ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ये COM ऑफ होल ऑब्जेक्ट है, होल ऑब्जेक्ट का मास m1, होल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ये रहा, ठीक। तुमने इसमें से यहां से कुछ पोर्शन गायब कर दिया, दिस पार्ट इज रिमूव्ड, इसका मास है लेट्स से m2, इतना हिस्सा तुमने उड़ा दिया, जो हिस्सा उड़ाया उसका मास m2 है, ठीक। फिर से यहां पे मान लो ये प्लेट है, कोई प्लेट है, मास की जगह वॉल्यूम लगा लो, क्योंकि अब तो उसी मटेरियल में से रिमूव कर रहे हो ना, तो अब तो डेंसिटी सेम होनी है, उसी मटेरियल में से तो कुछ हिस्सा रिमूव करा हमने, तो मास की जगह वॉल्यूम, अगर ये प्लेट है मास की जगह एरिया भी मैं यूज कर सकता हूं। सो रिमूव्ड हिस्से का मैंने मास निकाला m2, जो हिस्सा रिमूव किया इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, दिस इज COM ऑफ रिमूव्ड पार्ट, इसके कोऑर्डिनेट्स है मानो x2 y2 z2, तो अगर तुमने इधर से रिमूव कर दिया कुछ हिस्सा, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग पीछे इधर कहीं शिफ्ट कर जाएगा, हाँ या ना, ऐसा होगा। पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, यहां से कुछ हिस्सा तुमने उड़ाया, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही अब बचे हुए का सेंटर ऑफ मास पीछे भाग जाएगा। सेंटर ऑफ मास किधर भागता है, हैवियर साइड, तो अगर यहां से तुमने इसको रिमूव कर दिया, हल्का कर दिया, सेंटर ऑफ मास पीछे भागेगा। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना सर, इतनी बड़ी बॉडी सेंटर ऑफ मास एक किनारे पर, जस्ट ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सो ये रेड वाला पॉइंट क्या है, दिस रेड वाला पॉइंट इज COM ऑफ रिमेनिंग मास, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो XC YC एंड ZC, ये बचे हुए हिस्से का, तो इट्स वेरी इजी। XC क्या आएगा, XC आएगा m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। सेम वे YC क्या आएगा, m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2। सेम वे ZC भाई पीछे ऐड हुआ था, मास ऐड हुआ था, आधी रिंग थी, तार भी आ गई, तो तुमने कहा m1 y1 प्लस m2 y2। अब तुम रिमूव कर रहे हो, किसमें से किसको रिमूव कर रहे हो, m1 में से m2 को रिमूव कर रहे हैं, तो भाई इजी है, m1 x1 माइनस m2 x2, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। ठीक है, देखना इधर ध्यान से, मान लो ये एक पार्टिकल है, इसका मास है ma, ये एक पार्टिकल है, इसका मास है mb, ये इनका सेंटर ऑफ मास है, दोनों का कंबाइन सेंटर ऑफ मास, ये दूरी है rb, ये दूरी है ra, दो पार्टिकल्स हैं, मास ma mb, सेंटर ऑफ मास उनका ये रहा, डिस्टेंस ra rb। सेंटर ऑफ मास की पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था ना, ma ra इज इक्वल टू व्हाट, mb rb, पढ़ा था कि नहीं, सेम यहां भी यूज कर सकते हो। आशिता बेटे इधर ध्यान दे, मिस हो जाएंगी चीजें, गौर से सुनना। मैं अब इस देखो ये तरीका तो अपने पास है, आप m1 x1 माइनस m2 x2 करके सॉल्व करो, हम ऐसे ही चलेंगे, बट वी हैव वन मोर इजियर वे ऑल्सो समटाइम्स। क्या इजियर वे है, आप इसे एक पार्टिकल मानो, ये हट चुका है यहां से, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको वापस ले आता हूं, तो इधर मेरे पास एक मास पड़ा है क्या, m2, m2 पड़ा है, इधर मेरे पास एक मास पड़ा है क्या, m1 माइनस m2, m1, ये m1 माइनस m2 है, लेट मी कॉल दिस m1 माइनस m2 को थोड़ी देर के लिए मैं m डैश नाम दे रहा हूं,
एम डैश क्या है, बचे हुए हिस्से का मास। तो देखना, गौर से सुनना जरा, मैं डायग्राम बनाता हूं फिर से, आप देखो उसको। ये चीज समझ में आ रही है? एक तरफ एम ए, एक तरफ एम बी, दोनों का सेंटर ऑफ मास, तो एम ए आर ए इज एम बी आर बी। लेट्स से इन्हीं टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं, एक तरफ हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से इतना हिस्सा हम उड़ा चुके हैं, ये बचा हुआ मटेरियल है, बचे हुए का सेंटर ऑफ मास ये आ रहा है, दिस इज COM ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ये COM ऑफ रिमेनिंग पार्ट है। एक काम करो, इसका मास मान लो आप MB, ये हिस्सा जो तुमने उड़ा दिया है, 2 मिनट के लिए इसको वापस ले आओ। लेट्स से इसका मास है MA और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। सो एक तरफ हमारे पास क्या है, MA क्या है, जो हिस्सा हमने उड़ा दिया उसका मास। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, MB क्या है, रिमेनिंग मास। ठीक, इन दोनों का, अब इसको मैं वापस ले आया तो फुल बॉडी बन गई। फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास मानो तुम्हें पता है, ये रहा फुल बॉडी का सेंटर ऑफ मास, दिस इज COM ऑफ MA प्लस MB। MA क्या है, रिमूव्ड वाला मास। एक तरफ रिमूव्ड वाला मास है, एक तरफ बचा हुआ मास है, बीच में उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है। तो अगर ये दूरी है RA और ये दूरी है RB, सो आई कैन राइट ना MA RA इज इक्वल टू व्हाट, MB RB। कई बार ये अप्रोच भी हेल्प करेगी हमें। आप देखना, मैं जो हिस्सा तुम रिमूव कर रहे हो उसको एक बॉडी मानूंगा, जो बचा है उसको एक बॉडी मानूंगा, और इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो पूरी बॉडी वापस। उसका सेंटर ऑफ मास अगर मुझे पता है, मुझे ढूंढना ये था, ये ढूंढना था मुझे, ये COM, ये फुल बॉडी का COM मुझे पता था, तो RB मिल जाएगा। मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे RB तो मुझे पता लग जाएगा। जो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास था, वहां से इसको रिमूव करने के बाद अब बचे हुए का सेंटर ऑफ मास कितना पीछे चला गया, मुझे पता लग जाएगा RB। समझ में आ रही है बात? पक्का नोट करो इसको भी, ये जल्दी आंसर देगा। वहां पे बैठे M1x1 माइनस M2x2, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट फिर भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है, अप्रोच ही यही काम करेगी। वो अप्रोच तुमको थोड़ा सा लेंदी ही लगेगा। ये सब बातें अपने नोट्स में संभाल के अच्छे से रखो, ठीक है? तो एक तरफ बचा हुआ मास, एक तरफ रिमूव्ड मास, दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, M1R1 इक्वल टू M2R2 लगा दो। वो देख लेना M1 M2 क्या है, ठीक है? यहां पे मैंने M1 पूरी बॉडी का मास, आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, मतलब मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी, समझ गए ना? बस ठीक है, MARA इक्वल टू MBRB। होमवर्क तो नोट करो पहले, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। और ये ना मैं भूल ही गया, एकदम दिमाग से उतर गया मेरे। कोलिजन, आप ये पेज 159 एक्सरसाइज है, आप ये क्वेश्चन 25 तक ट्राई करना, 25 तक बाय फ्राइडे वाली क्लास। इसके 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक आप ट्राई करोगे। कॉन्सेप्ट्स में बता रहा हूं, अगर आज क्लास में कुछ रह गया तो मैं देख लूंगा एक बारी, फिर वो क्वेश्चन मना कर दूंगा आपको। पेज 159, 1 से 25, ठीक है? आज की क्लास देखते हैं कहां तक हम कवर कर पाएंगे। देखना इधर ध्यान से, ये एक डिस्क है हमारे पास, ये डिस्क रेडियस इसका R है, इसमें से हमने यहां से R/2 डिस्टेंस पे गए और ये एक इतना पोर्शन हमने रिमूव कर दिया इसमें से। इस पोर्शन का रेडियस है R/4। सो एक बड़ी सी डिस्क थी हमारे पास R रेडियस की, और यहां पे क्योंकि डिस्क है, मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो तुम मासेस की जगह एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। तो ये हिस्सा हमने उड़ा दिया, तो डेफिनेटली बचे हुई डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा,
है ना, यहाँ कहीं, तो एक कितना पीछे शिफ्ट होगा बताओ जरा, क्वेश्चन लिख लो। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, from a disk of radius r, another circular part of radius r by 4 is removed as shown. Find position of COM of remaining mass. Position of COM of remaining mass माइनस r by 30, मतलब वो r by 30 लेफ्ट को जाएगा। देखो मैं दोनों मेथड से करता हूं सॉल्व। x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं खाली, तो हमने लिखा एक्स सी इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। मैं मास की जगह एरिया पे चला गया क्योंकि डिस्क है। अगर यही क्वेश्चन होता है स्फेयर है तो मास की जगह वॉल्यूम पे चले जाते, लेंथ वगैरह होती तो मास की जगह लेंथ पे चले जाते। ये तो यूनिफॉर्म ही है बॉडी, भाई इसी बॉडी में से तो ये हटाया तो दोनों का डेंसिटी तो सिमिलर ही होगा। नाउ इस फॉर्मूले में A1 क्या है, मैं लिखवा नहीं रहा, दोबारा याद रखना। व्हाट इज A1 आशिता? पूरी डिस्क का एरिया। व्हाट इज A2? रिमूव्ड डिस्क का एरिया। याद रखना प्लीज, A1 ये फुल एरिया है और A2 क्या है? रिमूव्ड एरिया है। प्लीज याद रखना, भूलना नहीं, इतना काफी है। और जाहिर सी बात है फिर x1 क्या है? फुल एरिया का जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट। मैं इस जगह को ओरिजिन मान ले रहा हूं इसे। सो A1 यहां पे क्या है? पाई आर स्क्वायर। पूरी डिस्क का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। x1 क्या है? 0। x2 क्या है? पाई आर स्क्वायर बाय 16, r बाय 4 का स्क्वायर। x2 क्या है? r बाय 2। ये जो हिस्सा तुमने रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना है? r बाय 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 16। हो गया क्वेश्चन, माइनस r बाय 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। दूसरा मेथड देखना। दूसरे मेथड में मैं लिखूंगा a1 x1 इज इक्वल टू a2 x2। यहां पे a1 है रिमेनिंग मास, a2 है रिमूव्ड मास। ये मेथड थोड़ा डिफरेंट है ना। पूरी डिस्क में से मैंने कुछ एरिया उड़ा दिया, गौर से देख लो एक बार, मैं दोबारा समझा रहा हूं, इधर देख लो, बाद में नोट कर लेना दोनों। ये पूरी डिस्क थी, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तुमने इसमें से A2 हिस्सा उड़ा दिया। A2 का सेंटर ये था, बचे हुए का सेंटर ये है, ये पूरी डिस्क का सेंटर है, इसे मैंने मान लिया x1। सो आई कैन राइट नाउ A1 इंटू x1 इज इक्वल टू A2। M1 x1 इज M2 x2। यार इसका और इसका सेंटर ऑफ मास ये है ना, सो आई कैन राइट M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2, और मास की जगह यहां पे एरिया लगा दिया मैंने। ओके, A1 कितना है? A1 है अब पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 16 इंटू x1। दिस A2 इज पाई आर स्क्वायर बाय 16 इंटू x2 कितना है? r बाय 2। बस यहां से आ जाएगा आंसर। वो इन वे सेम ही है चीजें, है ना। दोनों में से तुम कोई भी मेथड लगा दो। ये समझ में आएगी नहीं? प्लीज गौर करना, यहां पे A1 मैंने लिया है फुल एरिया और वहां पे A1 मैंने लिया है रिमूव्ड एरिया। A1 x1 इज इक्वल टू A2 x2। रिमूव्ड एरिया और रिमेनिंग एरिया का सेंटर ऑफ मास वो फुल एरिया वाली जगह पे है। ठीक है, इसे एक मास मानो, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, बचे हुए का ये रहा, पूरे का ये रहा। ओके, तो रिमेनिंग मास और रिमूव्ड मास का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ये रहा। सो M1 x1 इक्वल टू M2 x2। फटाफट आंसर आएगा। क्लियर है बेटे? अनुष्का क्लियर है एकदम? यस शिवांश। यहां पे मैग्नीट्यूड A1 x1 इज A2 x2 मैग्नीट्यूड, यहां पे प्रॉपर प्लस माइनस साइन के साथ करो। ये प्रॉपर मेथड है, तुम्हें ये अच्छा लगता है तुम इसको यूज करो, जो अच्छा लगे, इट्स ओके। नाउ राइट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस
m2 प्लस जितने भी पार्टिकल्स है, ये वही पोजीशन से आया है। आपने लिखा था ना एक्स सी वाई सी जेड सी, उसी से बनाइए, कोई ज्यादा उसी को डिफरेंशिएट करके बनाइए। भाई पोजीशंस पे रिलेशन है तो उसको टाइम से डिवाइड करो तो वेलोसिटीज में भी ये रिलेशन आएगा ही आएगा। तो अगर तुम्हें कभी भी मैं कहूं एक m1 भाग रहा है v1 से, एक m2 भाग रहा है v2 से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, यूज दिस, ये फॉर्मूला यूज करो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी। ठीक, अब इसमें एक काम करते हैं, ये जो m1 प्लस m2 वगैरह है, ये पूरा, कभी उधर से समझकर कोई बुला लो बेटा, ये m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, इसको मैंने मान लिया कैपिटल M। मतलब कैपिटल M हेयर इज पूरे सिस्टम का मास। वो छोटे रूम में बैठा, इधर से चला जा बेटे। कैपिटल M पूरे सिस्टम का मास है। ठीक, ये कैपिटल M को इधर ले आते हैं, कैपिटल M टाइम्स Vc, दिस इज इक्वल टू व्हाट, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस आगे जितने भी पार्टिकल्स हैं। ये अब मुझे उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम देगा। ये इक्वेशन मुझे क्या दे रही है, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। तो कभी भी तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, उसमें एक पार्टिकल ये रहा m1, एक पार्टिकल ये रहा m2, एक पार्टिकल ये रहा m3। मैंने कहा यार मुझे इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बताओ। क्या बताओ आशिता? पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, यू हैव टू वेज। तुम इसका लीनियर मोमेंटम निकालो m1 v1 बार, इसका निकालो m2 v2 बार, इसका निकालो m3 v3 बार, तीनों को वेक्टोरियली जोड़ो, ये मोमेंटम है। यू आर डीलिंग विद द वेक्टर क्वांटिटीज, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए जोड़ना पड़ेगा। प्रॉपर आई कैप जे कैप के कैप में लिखना, या फिर वो ट्राइंगल रूल पैरेललोग्राम रूल से ऐड करना, या पॉलीगन रूल से ऐड करना। वेक्टर्स है ये, वेक्टर्स को डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए ऐड करना। तो 3 पार्टिकल हैं, तुमने ये लगा लिया, या फिर तुम किसी भी तरीके से इन तीनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो और फिर सीधे बोलो मुझे 3-3 मोमेंटम अलग अलग नहीं चाहिए, मैं सीधे टोटल मास लूंगा। टोटल मास तो सीधे जोड़ दोगे, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें थोड़ा ना हमें कुछ सोचना है। 1 kg 2 kg 3 kg 6 kg हो गया टोटल मास इनटू CUM की वेलोसिटी। 2 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, ठीक है, मैं बोलूं 50 पार्टिकल है, 50 पार्टिकल है, फिर भाई साहब ये वाला मेथड तो गया, कहां 50 वेक्टर जोड़ते फिरोगे आप, है ना। 50, ये मार्कर है, मैंने कहा इस मार्कर का लीनियर मोमेंटम बताओ, तो इस मार्कर में तो भाई साहब इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। मान लो ये मार्कर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मैंने कहा इसका लीनियर मोमेंटम बताओ, तो इसका लीनियर मोमेंटम तुम ये पार्टिकल्स के जोड़ जोड़ के नहीं बता पाओगे। कैसे बता दोगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स है इसमें, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, इनफाइनाइट पार्टिकल्स आएंगे। तो कभी भी किसी बड़ी बॉडी का तुम्हें सेंटर ऑफ लीनियर मोमेंटम बताना है, ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। ये 2-4 पार्टिकल है, काम कर जाएगा, 2-4 वेक्टर्स जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मार्कर है, कोई बड़ा सा पत्थर है, कार का टायर है, तुम्हें उसका लीनियर मोमेंटम चाहिए, सीधे मुझे तुम इस मार्कर का मास बताओ और मुझे ये बताओ इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से था, ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहा था, बट इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc थी 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने कैसे भी तो करके, सिद्धार्थ क्या हो गया बेटे, ध्यान दो इधर, मैंने कैसे भी तो करके इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल ली, बस काम खत्म। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, या फिर अगर सपोज दैट इस तरह से सिचुएशन आई, आगे रोटेशनल मोशन हम पढ़ेंगे, ये कार का टायर है, ये टायर ऐसे vc वेलोसिटी से जा रहा है और ऐसे गोल गोल घूम भी रहा है। ये कार का टायर है, ये इस तरह से ऐसे आगे जा रहा है। मैंने कहा यार मुझे इसका लीनियर मोमेंटम बताओ, कुछ नहीं देखना मुझे, बस ये देखना है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई, मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मुझे उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम दे देगा। पूरे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम का मतलब है इसके सारे पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का सम मुझे डायरेक्ट मिल गया बाय लुकिंग एट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये आप इंपॉर्टेंस समझो सेंटर ऑफ मास की। इसके अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग थी, अलग अलग सबकी वेलोसिटी थी,
ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो होती है जो ग्राउंड के साथ टच में होता है। जब तुम कार, मोटरसाइकिल, साइकिल चला रहे हो, टायर का लोएस्ट पॉइंट जो रोड को टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, बाकी सारे पॉइंट्स मूव कर रहे होते हैं। मैंने कहा लीनियर मोमेंटम बताओ, आप तो फंस जाओगे। आप तो कहोगे सर ये तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, मैं कैसे लीनियर मोमेंटम ढूंढता रहूं। तो यू हैव दिस ऑल्टरनेट वे, पूरी बॉडी का मास इंटू CUM की वेलोसिटी। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, इस तरह से ये एक रॉड है, ये रॉड अपने एंड पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, रोटेशन में सिखाऊंगा ये चीज आपको। ये रॉड ऐसे घूम रही है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से। मैंने कहा बताओ इसका लीनियर मोमेंटम। तुम इसके ये डिफरेंट 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 पार्टिकल्स लो, इन सब की वेलोसिटी अलग अलग है। इसकी वेलोसिटी सबसे तेज होगी, कितनी होगी इसकी वेलोसिटी, ओमेगा एल। इस पार्टिकल की वेलोसिटी उससे स्लो होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी उससे और स्लो होगी, और ये वाला पार्टिकल तो बेचारा रेस्ट पे होगा। अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी। मैंने आपसे कहा इस फैन का लीनियर मोमेंटम बताओ, तुम डायरेक्ट बोलोगे जीरो। क्यों, इसका सेंटर ऑफ मास जो एकदम बीच में है वो तो मूव ही नहीं कर रहा। अगर ये रॉड अपने सेंटर के अबाउट घूम रही होती, मैं कहता इसका लीनियर मोमेंटम जीरो है, क्योंकि इसका सेंटर तो रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है। इस केस में अगर ये रॉड इस जगह के अबाउट घूम रही है तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी ओमेगा टाइम्स L/2, तो इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू ओमेगा टाइम्स L/2। तो कभी भी किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बताना है, या तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके लीनियर मोमेंटम को वेक्टोरियली जोड़ो, या फिर वो अगर काम नहीं कर रहा, 2-3 पार्टिकल में काम कर जाएगा, वो अगर नहीं काम कर रहा, टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू CUM की वेलोसिटी। That will give you what, linear momentum of that system। नोट करो इसको। तो लिख लेना, दिस इक्वेशन गिव्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। देखो, दिस इक्वेशन गिव्स, ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन तुमने लिखी है, दिस इक्वेशन गिव्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब सेम रिलेशन हम एक्सेलरेशन पे भी लगा सकते हैं। AC दैट इज m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर प्लस m3a3 वेक्टर प्लस और भी जितने पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय सारे पार्टिकल्स का मास m1 प्लस m2 प्लस m3 और भी जितने पार्टिकल्स आ गए हैं m4 m5 सबका मास। अब सुनना ध्यान से, यहां भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो वेलोसिटी वाले में लीनियर मोमेंटम छुपा था। गौरांग, व्हाट इज m1a1? m1 पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट। डोंट से इट इज द फोर्स ऑन m1, कैजुअल लैंग्वेज में ठीक है, इट इज द नेट फोर्स ऑन m1। m1 पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट है ma। सेम वे m2a2, जब मैं m1a1 बार और m2a2 बार को ऐड करूंगा, इन्हें ऐड करूंगा, तो m1 और m2 का आपस का जो इंटरनल फोर्स है वो कैंसल हो जाएगा। काव्या कैसे, क्या बोला मैंने? m1 और m2, m1a1 का इंटरनल फोर्स क्या होता है? इस बॉडी m1 और इस बॉडी m2 के बीच जो कोई भी इंटरनल फोर्स था वो कैंसल हो जाएगा। m1a1 क्या है? व्हाट इज m1a1? m1 पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट। मान लो m1 और m2 एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा रहे थे, मान लो वो फोर्स 10 न्यूटन का था, मान लो m1 यहां पड़ा था, m2 यहां पड़ा था। m1 और m2 का आपस का फोर्स 10 न्यूटन का था, तो m1 वाले में वो 10 आई कैप आएगा, तो m2 वाले में वो -10 आई कैप। सो m1a1 बार को जब तुम लिखोगे, m1 पे जितने भी पार्टिकल फोर्सेस लगा रहे हैं उसमें से एक 10 आई कैप भी आएगा और इसमें से एक -10 आई कैप आएगा, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो वो कैंसिल नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही तो यह बात पक्का? क्या क्या समझ में आया?
विल गेट कैंसल, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन में आएंगे। M1A1 के एक्सप्रेशन में वो +10 आई क्या पाएगा, तो M2A2 के एक्सप्रेशन में वो -10। सेम वे जब तुमने इसमें M3A3 भी ऐड करा तो क्या होगा, तो ये M1 M2 M3 इन तीनों के बीच में जितने भी इंटरनल फोर्सेस थे वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जब तुमने ये सारे ऐड करे तो इन सब के आपस के इंटरनल फोर्सेस कैंसल, बचेंगे कौन से, एक्सटर्नल। इंटरनल विल गेट कैंसल। नहीं सिद्धार्थ, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसलिए ये पूरी चीज हमें क्या देगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो पूरी चीज है ना, जब इन सबको जोड़ोगे तो जितने भी इनके आपस के इंटरनल फोर्सेस हैं दे विल गेट कैंसल्ड। बचेंगे कौन से, सिर्फ मान लो M1 पे कोई ऐसा फोर्स भी था जो M2 M3 M4 M5 ने नहीं लगाया था, बाहर से आया था। मान लो इस सिस्टम में 100 पार्टिकल थे, M1 M2 M3 M100। M1 पे कोई ऐसा फोर्स भी था जो इन 100 ने, 99 ने नहीं, किसी और ही ने लगाया था, वो रहेगा यहां पे। इन बाकी 99 ने जो भी लगाया था, मान लो M1 और M80 के बीच एक फोर्स था, तो वो जब तुम M80 A80 को M1A1 से ऐड करोगे वो फोर्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जितने भी इंटरनल फोर्सेज हैं आपस में इनके बीच, इन पार्टिकल्स के बीच, वो कैंसल, बचेंगे कौन से, सिर्फ एक्सटर्नल। इसी, अब ये वही पहुंच गए जहां से हमने शुरू करा था कि किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ कौन डिसाइड करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, नोट करो इसको भी। Now write from your alert, law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक प्लैंक होगा, प्लैंक के ऊपर कोई बंदा है, हम कहेंगे प्लैंक प्लस पर्सन, जो मैं पहली क्लास में सिखा रहा था, मैं कहूंगा प्लैंक प्लस पर्सन इज अ सिस्टम। वेज होगा, वेज के ऊपर ब्लॉक, मैं कहूंगा वेज प्लस ब्लॉक इज अ सिस्टम। मतलब सिस्टम में दो तीन, एक ऑब्जेक्ट M1, एक ऑब्जेक्ट M2, एक ऑब्जेक्ट M3, ये दो तीन ऑब्जेक्ट्स को मैंने अपना सिस्टम मान लिया। मैंने देखा कि सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्सेज है, एक्सटर्नल फोर्सेज है ही नहीं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि ये एक वेज था, ये इसके ऊपर एक ब्लॉक था, इस पे ये टेबल पे था, ऐसे फ्रिक्शन नहीं था कहीं, तो यहाँ पे स्मॉल mg एक्सटर्नल फोर्स था, कैपिटल mg एक्सटर्नल फोर्स था, नॉर्मल एक्सटर्नल था। जैसे अगर मैंने कहा वेज और ब्लॉक अगर सिस्टम है तो इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, लेकिन सारे के सारे वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो ऐसा होगा, कभी तुम कहोगे यार ये सिस्टम है, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, सब बैलेंस्ड ही है। इस केस में n इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, n इज नॉट इक्वल टू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। ठीक है, तो ये ना कहना सर वर्टिकल में भी तो फोर्सेस बैलेंस ही है, बैलेंस नहीं है ना, तो वो मैं करेंगे डिस्कस। तो तुमने एक सिस्टम लिया, तुमने देखा उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस है ही नहीं, या है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिसिंग है। तो फिर अगर उस सिस्टम पर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, तो फिर उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। वो 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है। भाई एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बदलेगी नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। 0 है तो 0 रहेगी, जो है सो रहेगी। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है, उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व, है ना, लीनियर मोमेंटम, दैट मोमेंटम इज कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कोलिजन में हम यूज कर चुके हैं। कोलिजन में हमने कहा था M1 ने M2 को टक्कर मारी, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, वहां पे इंपल्स की बात करते थे, है ना, वो भी तो फोर्स से ही जनरेट हुआ है। तो वहां हम कहते थे बाहर से कोई फोर्स नहीं आया तो मोमेंटम कंजर्व करो। यहां भी वही चीज बोल रहे हैं ना भाई, अगर आपने कोई सिस्टम लिया है, आप देख रहे हो उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है,
तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बदलेगा। जैसे इस केस में अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट, ये वेज का मोमेंटम देखो, वर्टिकल में तो यहां कुछ करना नहीं है, ये वेज का मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा इधर, तो ब्लॉक का राइट में बढ़ेगा। लेकिन इस वेज और ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व होगा। क्या आकृति बेटे? वेज प्लस ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व होगा। ये कंजर्वेशन तुम एक्सिस बाय एक्सिस भी लगा सकते हो। तुम्हें एक सिस्टम पे एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा, तो छोड़ दो वाई और जेड, बोलो एक्स के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वाई और जेड से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो तो मैं प्रोजेक्टाइल से सिखा रहा हूं आपको। ओके, नोट करो इसको। स्टेटमेंट मैं लिखवा दूंगा, एक क्वेश्चन वो ना एससीबी के, ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ, तो इसीलिए मैं ये करवा दूं। ये क्वेश्चन देखना लास्ट बस। ये एक प्लैंक है, प्लैंक का मास है 4m, लेंथ इस प्लैंक की है l, मास इसका 4m। ये एक पर्सन खड़ा है यहां पे, पर्सन का मास m है, ग्राउंड स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। शुरू में ये पर्सन रेस्ट पे है, प्लैंक भी रेस्ट पे है। गौर से सुनो, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, एनीवेज परसों हम डिस्कस करेंगे इसको, इस पे और भी वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। ग्राउंड स्मूथ है इस केस में, इस पूरे सिस्टम पर प्लैंक प्लस ब्लॉक पर ना वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ना हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, वर्टिकल में तो फिर भी इसकी तरह तीन तीन फोर्सेज है, इसका वेट है, इसका वेट है, और नॉर्मल है, और इस बार नॉर्मल बैलेंस है। इस केस में तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं हो रहा, इस केस में तो फिर भी ये ब्लॉक नीचे उतर रहा है, तो ये ब्लॉक वर्टिकल चल रहा है ना, इसमें तो वर्टिकल कोई मोशन ही नहीं है, इसमें तो मोशन ही खाली हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड स्मूथ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये पर्सन जब चलेगा तो उसके पैरों पे फ्रिक्शन किधर आएगा? आगे। तो प्लैंक पे फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे। वो तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल तो नहीं है। शुरू में ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, दोनों रेस्ट पे हैं, तो m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2, यानी सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, मतलब इस पर्टिकुलर केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं बाहर से, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जब ये बंदा आगे चलेगा तो पक्का ये प्लैंक पीछे भागेगा, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जहां पर भी है वहीं पर रहेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 0 है। बंदा आगे जाएगा, प्लैंक पीछे जाएगा, बट इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो अगर सवाल आया ये पर्सन आगे जाके यहां पहुंच गया, तो बताओ प्लैंक कितना पीछे चला गया इतनी देर में? जितनी देर में ये पर्सन वॉक करके आगे गया, उतनी देर में ये प्लैंक कितना पीछे चला गया, ठीक है। सो अगर हम उसको सॉल्व करना चाहें, देखना इधर, हम क्या कह रहे हैं? प्लैंक सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। पर्सन मूव करेगा, प्लैंक मूव करेगा, इंडिविजुअल पार्ट्स मूव करेंगे, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो तो रेस्ट पे था और बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कौन बदलता है? एक्सटर्नल फोर्स, वो तो है ही नहीं। ओके, तो मैंने क्या किया, ये रेफरेंस ले लिया। आई ओनली वांट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो वाई के अलोंग तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। पर्सन का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, प्लैंक का सेंटर ये रहा L/2 दूर, तो इस वक्त इन दोनों के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? स्मॉल m, दिस कैपिटल M इंटू 0 प्लस 4m इंटू L/2, प्लैंक का सेंटर उसके मिडिल में था, अपॉन m प्लस 4m, क्या आ गया? 5m। मान लेते हैं जब ये पर्सन दूसरे एंड पर पहुंचा, प्लैंक उतनी देर में x पीछे आ गया, प्लैंक यहां आ गया,
पर्सन यहां पहुंच गया, यहां पे प्लैंक कितना पीछे आ गया, x, इसका मतलब पर्सन कितना आगे चला गया, l माइनस एक्स। पर्सन ने l नहीं ट्रेवल किया है, l नहीं चलना पड़ेगा, प्लैंक भी तो पीछे आ रहा है, पर्सन को l माइनस एक्स चलना पड़ेगा भाई, उसके आगे जाने से प्लैंक भी तो पीछे आ रहा है। अब इसका सेंटर ये रहा, ये दूरी कितनी है, l/2 माइनस एक्स है रॉड का सेंटर। अब ढूंढो सेंटर ऑफ मास कहां पे है, पर्सन का x कोऑर्डिनेट l माइनस एक्स पर है, तो अब आएगा m इंटू एल माइनस एक्स प्लस 4m इंटू ये कितना है, l/2 माइनस एक्स अपॉन m प्लस 4m, 5m। और तुम बोलो भाई सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह से हिला नहीं, तो दिस इक्वल टू दिस, सेंटर ऑफ मास तो वहीं पर है, तो दिस इक्वल टू दिस क्या आ जाएगा, जरा सॉल्व करो तो 5m तो कट जाएगा, 4m इंटू l/2 ऊपर क्या बचेगा, 2ml, दैट इज इक्वल टू m टाइम्स l माइनस एक्स प्लस 4m टाइम्स l/2 माइनस एक्स, m भी कैंसिल करो, ये बचा 2l l माइनस एक्स प्लस 2l माइनस 4x, 4x प्लस x इधर ले आओ, 5x, 2l प्लस l 3l माइनस 2l, l x कितना आ गया, l/5, यानी प्लैंक अपनी जगह से कितना पीछे आ जाएगा, l/5। इसके शॉर्टकट्स भी हैं, बताऊंगा, ये पहले प्रॉपर मेथड कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से, यहां भी m1x1 इक्वल टू m2x2 लगेगा, ठीक है, नोट कर लो इसको।